बच्चे, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि लास्ट पॉइंट क्या किए थे आपने। पिछली क्लास का आखिरी पॉइंट क्या था? अभिजीत कुमार, गुड आफ्टरनून। अभिजीत बताएं। मयंक बताएं बच्चे कि लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट कहाँ तक पढ़े थे आप। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करना है, क्योंकि कई क्लासेस होती है ना, तो इसलिए बीच में थोड़ा आइडिया नहीं हो पा रहा है कहाँ तक पढ़ाए थे। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ओके। 712 पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आपको बताए थे ना। 712 में फर्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। अभिजीत ठीक है बेटे। इंद्रजीत गुड आफ्टरनून बच्चे। तो चलिए फटाफट आप लोग लाइव आ जाएं सारे लोग, किसी का छोटे नहीं, नहीं तो फिर रिपीट करना पड़ता है ना एक बार, इसलिए मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट करता हूं। जय हिंद बच्चे। शाहिल रजक, जय हिंद जय हिंद। तो आई थिंक आप सारे मोस्टली बच्चे आ चुके हैं, तो आई थिंक लेट अस स्टार्ट। अभी स्टार्ट करें। बिल्कुल बच्चे, लास्ट पॉइंट तो यही था ना 712 में तेजस्व वाजपेयी बटे दिल्ली सल्तनत से कराइएगा। ओके, दिल्ली सल्तनत से बताते हैं, चलिए ठीक है। बिल्कुल दिल्ली सल्तनत से ही चलेगा। मोहम्मद बिन कासिम बताए थे। ओके, तो मोहम्मद बिन कासिम आपने किया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के बारे में तो बता दिए थे। थोड़ा सा फिर मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी का भी करना है, तब दिल्ली सल्तनत आएगा, तो नहीं थोड़ा छूट जाएगा। थोड़ा सा ये देख लेते हैं बच्चों। 1001 से 1027 एडी के बीच में महमूद गजनवी, या इसको मोहम्मद गजनी भी कहते हैं, या महमूद ऑफ गजनी भी कहते हैं। गजनवी अफगानिस्तान का था। ये अफगानिस्तान के गजनी से भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो धन लूटना था। जितनी बार इंडिया पर अटैक किया, प्रत्येक बार मंदिरों को टारगेट किया। इसे पता था कि इंडिया में मंदिर धन के स्रोत हैं। यहाँ के जो हिंदू लोग हैं, वे अपने धन, अपने जेम्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स वगैरह मंदिरों में छुपा के रख देते थे, क्योंकि मंदिरों की संपत्ति को चोर डाकू भी नहीं लूटते थे। इसलिए मंदिर ट्रस्ट का काम करते थे। मंदिर के मुख्य पुजारी ट्रस्टी हुआ करते थे। इसे ये सारी आइडिया था। इंडिया से धन जीत करके यह एक विशाल सेना तैयार करके सेंट्रल एशिया को जीतना चाहता था। तो भारत पर आक्रमण करने का मेन उद्देश्य पूछा जाए तो यही था बच्चों, महमूद ऑफ गजनी। एम अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य, प्लंडर द वेल्थ। भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन लूटना। एक दूसरा उद्देश्य भी बताया जाता है, स्प्रेड इस्लाम रिलीजन। स्प्रेड इस्लाम, बच्चों इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। लेकिन पहला वाला ज्यादा ठीक है। फर्स्ट वाला ज्यादा ठीक है, क्योंकि धन लूट करके, सेना बढ़ा करके सेंट्रल एशिया को जीतना चाहता था। इस्लाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय खलीफा, इंग्लिश में इसको कैलिफ कहते हैं, अल कादिर बिल्लाह,
इस समय बच्चों बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह था। इसने अल कादिर बिल्लाह खलीफा था, खलीफा इस्लाम धर्म का गुरु था। प्रोफेट मोहम्मद के डेथ के बाद उनके उत्तराधिकारी इस्लाम धर्म के खलीफा कहलाए। इस सिलसिले में पहला खलीफा अबू बकर था, अंतिम खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा, तुर्की का सुल्तान मुस्तफा कमाल पाशा लास्ट खलीफा था। पहला खलीफा अबू बकर था। 1001 से 27 के बीच में अल कादिर बिल्लाह यह खलीफा था। मोहम्मद गजनवी ने अल कादिर बिल्लाह से मान्यता ले लिया। अल कादिर बिल्लाह से मान्यता ले लिया बच्चों, अर्थात यह पहला मुस्लिम था जिसने सुल्तान की पदवी धारण किया था। जितने भी मुस्लिम रूलर आए हैं, प्रथम मुस्लिम रूलर जिसने सुल्तान की पदवी लिया, क्योंकि खलीफा ने मान्यता दिया। महमूद गजनवी ने खलीफा को मान्यता दिया और देन इसने सुल्तान की पदवी धारण कर लिया। इसीलिए इसने डिसाइड किया कि वह इस्लाम धर्म का प्रचार इंडिया में करेगा। बट याद रखिएगा, इसका पहला उद्देश्य ज्यादा ठीक है। तो 17 बार इसने भारत पर अटैक किया था, 17 टाइम्स। पहला आक्रमण 1001 में पेशावर पर किया था। हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल हार गए, भाग खड़े हुए। जयपाल का बेटा सुखपाल पकड़ा गया, गजनी ले गया, इस्लाम में कन्वर्ट करके मुल्तान का गवर्नर बना दिया। बाद में सुखपाल फिर से इस्लाम छोड़कर हिंदू बन गया और फिर अटैक किया, तो उसके बाद इसको मार डाला। एक और बेटा आनंदपाल, वह भी हार गया, मारा गया था। तो पहला आक्रमण भारत के बॉर्डर पर किया था 1000 में, लेकिन 1001 में इसका इंडिया पर पेशावर पे अटैक हुआ था। पेशावर तो जानते हैं आज पाकिस्तान में। जयपाल लड़ा था इससे। जयपाल था किंग ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी। हिंदू शाही वंश का राजा था बच्चे, हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल। यह गजनवी से हार गया था, गजनवी से ये हार गया था। हार कर ये भाग आया था। राजपूतों के लिए युद्ध में मर जाना सम्मान की बात थी, भाग आना अपमान की बात थी। जयपाल भाग खड़ा हुआ, राजपूतों में बड़ी बदनामी हो रही थी। इसने सुसाइड कर लिया था, अग्नि जलाकर उसमें स्वयं को सुसाइड कर लिया था। इसका बेटा सुखपाल और एक और बेटा आनंदपाल विशाल हिंदू शाही किंगडम को संभाल नहीं पाए। एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जब गजनवी के भारत पर आक्रमण स्टार्ट हुए, उस समय हिंदू शाही वंश का राजा कौन था? तो यही लगाइएगा। When Ghaznavi started his invasion on India, who was the king of Hindu Shahi dynasty? Jaipal was the king. He fought against Mahmud Ghaznavi, but he was defeated, escaped away from the battlefield. Later on he committed suicide. बाद में आत्महत्या कर लिया था। तो इस तरह से याद रखें। एक बात और ध्यान रखें कि जब तक हिंदू शाही डायनेस्टी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, तब तक अफगानिस्तान से भारत पर मुस्लिम आक्रमण नहीं हो पाया। जैसे ही कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता में आए, इस वंश का जैसे ही पतन स्टार्ट हुआ, अफगानिस्तान से भारत पर मुस्लिम आक्रमण तेज हो गए थे। तो हिंदू शाही डायनेस्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी प्रारंभ में। लगभग 200 सालों तक मुस्लिम आक्रमण को रोके रखा। तो बच्चे लगभग 200 सालों तक यह डायनेस्टी जानते हैं कहां से कहां तक थी? हिंदूकुश हिल से लेकर ये काबुल तक डायनेस्टी फैली थी। हिंदूकुश
पर्वत के उस तरफ से लेकर काबुल तक यह डायनेस्टी फैली थी। एक विशाल किंगडम था इसका। और अगर पूछें इनकी कैपिटल क्या थी तो वह हिंद, वह हिंद पेशावर के पास यह इनकी राजधानी थी। तो इस तरह से गजनवी के आक्रमण स्टार्ट हुए, एक के बाद एक 17 बार अटैक हुए। हर बार मंदिरों को टारगेट करते थे, लूटपाट कर भाग जाते थे, और कोई स्ट्रॉन्ग किंग होता था तो उसको हराते भी, तो लड़ते भी थे, तब लूटते थे। 17 बार के इस आक्रमण में सेकेंड लास्ट एक्सपेडिशन सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। बच्चे, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, चालुक्य शासकों ने बनवाए थे। बच्चे, चालुक्य वंश के शासकों ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये आक्रमण इसका बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर सोमनाथ मंदिर, आप जानते हैं सभी लोग, यह मंदिर गुजरात में है। तो बच्चों, सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था इसने। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों ने कराया था। चालुक्य, कुछ काम सोलंकी शासकों ने भी कराया था। इन्होंने बनवाए थे। तो बच्चों, इन शासकों ने इसको बनवाया था। बट आपसे पूछें कि इसमें किस देवता की मूर्ति थी? लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को समर्पित थी। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित थी। और इस मंदिर में चकमक पत्थर का प्रयोग किया गया था। चकमक पत्थर, चकमक स्टोन का प्रयोग किया गया था। यह मैग्नेटिक पावर वाला स्टोन था। सोने की शिव की मूर्ति, उसके अंदर भी चकमक पत्थर रखा गया था। दीवारों पर चकमक पत्थर लगा था, रूफ पर भी चकमक पत्थर प्रयोग किया गया था, और नीचे फर्श पर भी चकमक पत्थर था। चारों दिशाओं में चकमक पत्थर था। अर्थात वह मूर्ति शिव की सोने की इतना मैग्नेट हो रही थी चकमक पत्थर के द्वारा कि वह मंदिर के प्रांगण में चलती फिरती नजर आ रही थी, चल रही थी। एक बार जब गजनबी इस मंदिर में प्रवेश किया तो उसको भी डर लगा, आश्चर्यचकित रह गया। सोचा इसमें कोई दैवीय शक्ति है। थोड़ी देर बाद जब पत्थर, रूफ से जब पत्थर तोड़ा तो मूर्ति सोने के नीचे गिर पड़ी। देन इसने लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया, करोड़ों की संपत्ति लूटा। जेम्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, घोड़े पर, हाथी पर, ऊंट पर लाद कर करोड़ों की संपत्ति के साथ एक पुरोहित को पकड़ा कि चलो रास्ता दिखाओ। वो पुरोहित जो थे, रास्ता राजस्थान के रेगिस्तान में भटका दिया। कई दिन तक गजनबी राजस्थान के रेगिस्तान में भटकता रहा। अंत में उसे लगा कि ये पंडित जी उसको बेवकूफ बना रहे हैं, उनको भी मार दिया। एक अन्य पंडित जी को कहा रास्ता दिखाओ। देन पंडित जी ने रास्ता सही सही बताया, और फिर सिंध के रास्ते से गजनी को रवाना हुआ। जैसे सिंध पहुंचा तो सिंध के जाटों ने, सिंध के जो जाट्स थे, गजनवी के कारवा पे अटैक कर दिया, और सोने का गेट जो था, मंदिर का सोने का गेट, उस गेट को लूट लिया था। यानी काफी कुछ लूट लिया था सिंध के जाटों ने। लास्ट एक्सपेडिशन गजनवी का सिंध पर हुआ था जाटों को सजा देने के लिए। लेकिन जाटों ने गजनवी को 1027 में बुरी तरह से घायल करके मार भगाया। 1030 में गजनवी का देहांत गजनी में हो गया था। यानी कुल मिलाकर के लास्ट एक्सपेडिशन अगर आप देखें तो 1027 में था लास्ट एक्सपेडिशन गजनवी का। गजनवी का अंतिम आक्रमण, गजनवी का अंतिम आक्रमण, यदि आपसे पूछा जाए कि लास्ट एक्सपेडिशन गजनवी का, तो बच्चे सिंध पर लगाइएगा। सिंध को के जाटों को पनिशमेंट करने के लिए आया था, लेकिन
सिंध के जाटों ने इसको मार भगाया, बुरी तरह से घायल हो गया। 1030 में इस समय गजनवी का देहांत हो गया था। कहां पर? गजनी में मर गया था। तो गजनी अफगानिस्तान में मोहम्मद गजनवी का देहांत 1030 में हो गया था। 773 एडी में पैदा हुआ, 1030 में इसका देहांत हो गया। लेकिन इसके आक्रमण का एक बेहद इंपॉर्टेंट पहलू भी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके आक्रमण का क्या है बच्चे? इसके साथ एक इतिहासकार, इसका दरबारी इतिहासकार इंडिया आया था, इसका कोर्ट हिस्टोरियन इंडिया आया था। हालांकि इसके दरबार में नहीं था, उज्बेकिस्तान का था, शायद आप सुने हो, अल बरूनी। ये भारत आया था। इसके आक्रमण के साथ अल बरूनी, और वैसे ये उज्बेकिस्तान का था। उज्बेकिस्तान से गजनी गया और फिर गजनी से गजनवी के आक्रमण के साथ ये भारत आया था। बच्चों, इसका महत्व ये है, इसने एक बड़ी फेमस किताब लिखा है, तहकीके हिंद, या इसको किताबुल हिंद भी कहते हैं। यह किताब अरबी भाषा में है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तहकीके हिंद या तहकीकाते हिंद भी कहते हैं, तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद। बेहद फेमस किताब इसने लिखा है। इस किताब में 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में इस किताब से पता चलता है। अगर अल बरूनी ना आता तो शायद 11वीं शताब्दी के भारत के बारे में पता न चलता। इस किताब में चरक के द्वारा, सुश्रुत के द्वारा प्रयोग किए जा रहे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन का इसमें जिक्र हुआ है। इस किताब को 11वीं शताब्दी का भारत दर्पण कहा गया है, मिरर ऑफ 11th सेंचुरी इंडिया। बच्चों, 11वीं शताब्दी का भारत दर्पण कहा गया है इसलिए क्योंकि इससे हमें उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, सोशल कंडीशन के बारे में, रिलीजियस कंडीशंस के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है। भारत के समाज, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। ये ना आता तो शायद इस समय का इतिहास लिखा ना जाता। इंडिया में जितने भी राजा के कवि थे, इतिहासकार तो थे नहीं, कवि थे। राजा की तारीफ में कविता रच रच कर किंग को सुनाते थे, वाहवाही लेते थे, इनाम ले जाते थे। एक और इंपॉर्टेंट है, गजनवी के साथ आया नहीं था, वह अफगानिस्तान में ही था। बच्चों, अल फिरदौसी अल फिरदौसी इंडिया नहीं आया। अल फिरदौसी, इसने बच्चों एक किताब लिखा है, बेहद फेमस किताब है, शाहनामा। शाहनामा बेहद फेमस किताब है। यह फारसी में लिखी गई है, पर्शियन में। फारसी भाषा में लिखित यह किताब ईरान के किंग के बारे में बताता है। और शाहनामा बड़ी फेमस किताब है। ये इंडिया नहीं आया था, ये अफगानिस्तान में ही था। इसके अलावा इसके दरबार में उतबी भी रहते थे, एक और इतिहासकार थे, तमाम कवि थे। तो गजनवी के आक्रमण का भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ा? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इंडिया के आर्थिक शोषण किए गए, लूटपाट किए गए। राजनीति दृष्टि से अगर आप देखें तो भारत की पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में पता चल जाता है। यानी उस समय समाज कैसा था, धर्म कैसा था, कौन कौन से धर्म थे इंडिया में, या उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सारा पता चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ले चलते हैं आपको। तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी। तो बच्चों, ये फर्स्ट मोहम्मद बिन कासिम था, 712 में सिंध पर अटैक किया था। और दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी था, भारत पर 17 बार अटैक किया था। अब आप देखें, मोहम्मद गोरी
ये अफगानिस्तान के गौड़ से आया था। यह अफगानिस्तान के गौड़ से आया था, इसलिए इसका नाम गोरी पड़ा है। अफगानिस्तान के गौड़ से भारत पर अटैक किया था। इसका वैसे तो 1175 में फर्स्ट एक्सपेडिशन था इसका, प्रथम आक्रमण। बच्चों इसने फर्स्ट एक्सपेडिशन भेरा, पंजाब साइड में किया था, आज का पाकिस्तान वाला पंजाब। तो फर्स्ट एक्सपेडिशन इसका पूछे, प्रथम आक्रमण, फर्स्ट एक्सपेडिशन, तो 1175 में इसका पहला आक्रमण हुआ था। बट आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य लूटपाट नहीं करना, बल्कि इसका मकसद क्या था अगर पूछा जाए तो भारत पर अपना नियंत्रण करना, भारत पर अपनी किंगडम की स्थापना करना, भारत को जीतकर अपने नियंत्रण में लाना, भारत में रहकर नहीं बल्कि गौड़ में रहकर भारत पर शासन चलाना। तो मेन उद्देश्य टू स्प्रेड हिज एम्पायर टुवर्ड्स इंडिया, स्प्रेड हिज एम्पायर, अपना साम्राज्य विस्तार करना, ये लक्ष्य था इसका, अपना साम्राज्य विस्तार करना। तो बच्चों इसका मेन उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो यही लगाएं, लूटपाट करने नहीं आया था, अपितु अपना किंगडम इंडिया में फैलाने आया था। 1175 में भारत पर अटैक किया था, भेरा, पंजाब, मुल्तान, इन तमाम क्षेत्रों को जीता था। परंतु आपको बताएं कि मोहम्मद गजनवी ने इसके बाद इंडिया के पंजाब लाहौर पर भी अटैक किया था। लेकिन बीच में 1178 में 1178 में गुजरात के अन्हिलवाड़ में चालुक्य किंग भीमदेव सेकंड से लड़ा था। चालुक्य वंश के राजा भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड भी कहा जाता है, मोहम्मद गोरी को अन्हिलवाड़ की लड़ाई में, या उसको कायदरा की लड़ाई भी कहते हैं, भीमदेव ने बुरी तरह से हराया था। आइए हम लिख कर समझाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। 1178 की बात है, ये लड़ाई बैटल ऑफ अन्हिलवाड़, या कायदरा भी कहा जाता है बच्चों, कायदरा, अन्हिलवाड़ अथवा अन्हिलवाड़ से 20-22 किलोमीटर दूर है, एग्जैक्ट प्लेस यही है, कायदरा की लड़ाई। तो गुजरात में अन्हिलवाड़, यह गुजरात में अन्हिलवाड़ की लड़ाई या कायदरा, कायदरा में एग्जैक्ट यहां लड़ा गया था, इससे 20-22 किलोमीटर दूर है। और यह अन्हिलवाड़ चालुक्य शासकों की कैपिटल थी। और चालुक्य किंग कौन था इस समय? चालुक्य किंग मूलराज सेकंड। बच्चों इसको भीमदेव सेकंड भी कहा जाता है। मूलराज सेकंड अथवा भीमदेव सेकंड ने किसको हराया? मोहम्मद गोरी को हराया। पहली बार इंडिया में गोरी को हार का सामना करना पड़ा था। कौन सी लड़ाई में? कायदरा की लड़ाई में या अन्हिलवाड़ की लड़ाई में। तो ये पहली बार इंडिया में चालुक्य किंग पुलकेशिन, चालुक्य किंग मूलराज सेकंड से हार गया था। तो बच्चे कोई क्वेरी तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? इस्लाम धर्म का प्रचारक तारिक हिंद, बिल्कुल बच्चे। खलीफा का मतलब बच्चे अमन कुमार, खलीफा, खलीफा का मतलब होता है
इस्लाम धर्म के धर्म गुरु, खलीफा माने प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, इनका देहांत 632 में हो गया था। तो पैगंबर मोहम्मद के डेथ के बाद जो इस्लाम धर्म के गुरु बनाए गए उनको खलीफा कहा गया। तारीख हिंद या तहकीक हिंद भी कहते हैं, तारीख हिंद को तहकीक हिंद भी कहा जाता है और किताबुल हिंद भी कहा जाता है। प्रिंस, प्रिंस क्या ये वाला कौन सा बच्चे बताएं? प्रिंस एक बार और इसे बताएं, किसे बताएं? बताओ बच्चे, किसको एक बार और बताएं जल्दी से। मोहम्मद गोरी को फिर से बता दें? चलिए ठीक है, ध्यान दें और डेप्थ में बताएं या जितना बताएं उतना, इतना ही बता देते हैं। भारत पर तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी गया। देन 1175 के बाद 1178 में अन्हिलवाड़ की लड़ाई लड़ा। अन्हिलवाड़ गुजरात में है, चालुक्य शासकों की कैपिटल थी। चालुक्य किंग मूलराज सेकंड की कैपिटल। अन्हिलवाड़ से 22 किलोमीटर दूरी पर कायदरा प्लेस का नाम है। अन्हिलवाड़ में नहीं लड़ा गया बल्कि कैपिटल से 22 किलोमीटर दूर कायदरा नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस लड़ाई में बच्चों चालुक्य किंग मोहम्मद गोरी को हराया। चालुक्य वंश के मूल राज सेकंड या भीमदेव सेकंड ने। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य पूछा जाए तो धन लूटना नहीं था, बल्कि भारत पर अधिकार करके अपनी सल्तनत की स्थापना करना, अर्थात भारत पर शासन करना। भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की नींव किसने रखी? मोहम्मद गोरी ने रखा था। याद रखिए, यह प्रश्न पूछा जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर एस्टैब्लिश्ड टर्किक पावर इन इंडिया? तुर्की पावर की स्थापना इंडिया में किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने किया। ठीक है अमन, समझ गए बच्चे? मैंने नोट्स दे दिया, उस दिन मीटिंग हुआ था, नोट्स के बारे में बता दिया, अपलोड कर देंगे। वो पता नहीं वो प्रिंट करवा रहे हैं ना, इसलिए हाथ से लिखवा रहे हैं, लेकिन हमने कहा वैसे दे दीजिए। ठीक है अमन, ठीक है, ओके। चलिए, हो सकता है अपलोड कर दें आज, मैं फिर उनको रिमाइंड कर दूंगा। मैंने पूरा नोट्स दे दिया हूँ पीडीएफ, मतलब आपको बार बार नहीं लेना पड़ेगा, एक ही बार पीडीएफ है, अपलोड कर लोग उसको ना, सारा एक साथ में हो जाएगा। अलग अलग इंस्टॉलमेंट में नहीं दिए, हमने पूरा इकट्ठा ही दे दिए, हाथ से लिखा नोट से। और इससे ज्यादा फायदे आपको होगा। पढ़ाई तो हम करा ही रहे हैं, साथ साथ पीडीएफ भी पढ़ लेंगे ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका इतिहास में। अब देखें आगे पॉइंट चलते हैं। गुजरात में हार के बाद वो रास्ता छोड़ दिया, इसने फिर मुल्तान के रास्ते पंजाब लाहौर पर कब्जा करता हुआ भटिंडा साइड में आया। अब देखिए, गुजरात वाला रास्ता छोड़ दिया, सिंध से गुजरात गया था, हार गया, वो रास्ता छोड़ दिया। अब जब इसने अगली बार आया लगभग 1786 में, 1786 में इसने मुल्तान और भेरा पंजाब और फिर लाहौर इत्यादि पर कब्जा करता हुआ भटिंडा तक आ पहुंचा। और बच्चे 1191 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ा, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। बच्चे तराइन हरियाणा में तरावड़ी के नाम से फेमस है, अर्थात तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की प्रथम लड़ाई। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। दूसरा इंडियन किंग बच्चे, पृथ्वीराज चौहान सेकंड इंडियन किंग मोहम्मद गोरी को हराया। इससे पहले हमने आपको बताया चालुक्य किंग मूलराज सेकंड भीमदेव सेकंड ने हराया।
चलिए बच्चे पहले इसको करो, फिर देखते हैं, क्वेश्चन भी देख लेंगे। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराया, और देखिए पृथ्वीराज थर्ड भी इसको कहा जाता है, पृथ्वीराज थर्ड भी कहा गया इसको, और यह चौहान वंश का राजा था, चौहान डायनेस्टी का किंग था। बच्चे चौहान वंश का राजा था, और यह डायनेस्टी कहां पर थी? दिल्ली में, अजमेर में। पहले अजमेर कैपिटल थी, बाद में दिल्ली में। और पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में एक शहर बसाया था, राय पिथौरागढ़, राय पिथौरागढ़ शहर अपने नाम पर, अपने नाम पर राय पिथौरागढ़ शहर बसाया, और एक किला भी बनवाया था इसी नाम से, राय पिथौरागढ़ किला भी इसने बनाया। इसने शहर और किला ये दोनों बनाया था बच्चों। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को जीता, राय पिथौरागढ़ दिल्ली में शहर बसाया, राय पिथौरागढ़ किला भी बनवाया। सबसे पावरफुल किंग चौहान वंश का यही था। इसके हारने के बाद, अभी तो जीता है, अगली वाले में हार जाता है। और आपको बताएं कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि सुना होगा आपने, चंदवरदाई था, चंदवरदाई। यह इसका दरबारी कवि था, और इसने किताब बड़ी फेमस लिखा है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो नामक किताब लिखा है। इस किताब में अपने राजा की बड़ी तारीफ किया है, पृथ्वीराज रासो नामक किताब लिखा है, अपने किंग की बड़ी तारीफ किया है। तो बेहद फेमस पॉइंट्स बताएं आपको ये। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, और बच्चों ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था। आखिरी बार यानी 1192 में 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसको पकड़ ले गया था, जबकि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। हर बार छोड़ देता था, जाओ, मारा नहीं, छोड़ देता, जाओ। आखिरी बार 1191 में हराने के बाद भी छोड़ दिया। 1191 में हराने के बाद मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, गौरी गौड़ गया और विशाल सेना लेकर 1192 में फिर लौटा, तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ा, पृथ्वीराज चौहान को हराया, पकड़कर गौड़ ले गया। अभी नहीं, 1192 में नहीं, 1206 में इसको अंधा बना दिया, और फिर इसकी एक परीक्षा लिया था। पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाता था, कहा इसको अंधा कर दो, तब शब्द वेदी बाण चलाओ, जिससे चीट न कर सके। इंडिया में 2 राजा थे जो शब्द वेदी बाण चलाते थे। एक तो राजा दशरथ थे, शब्द वेदी बाण चलाया, श्रवण कुमार मर गया था। राजा दशरथ ने सुना कि हिरण पानी पी रहा है, और जबकि श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए कमंडल में पानी भर रहे थे नदी से, भक भक की आवाज सुनाई पड़ी, बाण छोड़ा, श्रवण कुमार घायल हो गए, बाद में मर गए। ऐसे पृथ्वीराज चौहान भी शब्द वेदी बाण चलाता था। मोहम्मद गौरी ने कहा कि अगर तुम सही निशाना लगाओगे तुम्हें छोड़ देंगे। कहा कि हम तभी तक सही बाण चला सकते हैं जब तक उसका दरबारी कवि चंदवरदाई उसको कविता सुना के उसको उसमें जोश न भरे। चंदवरदाई को भी पकड़ ले गया था, बगल में बैठा दिया, कहा इसको कविता सुना के इसमें जोश भरो। एक से एक जोशीला कविता सुनाने लगा। अंत में एक ऐसी कविता सुनाया, कहा कि इतनी दूर पर मोहम्मद गौरी बैठा है, कहा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने उसको टारगेट में ले लिया, घायल हो गया। जैसे ही होश आई, पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया, खुद भी मर गया। दोनों का मकबरा गौड़ में है। पृथ्वीराज चौहान का मकबरा सीढ़ियों पर बनाया गया, जिससे कि कोई भी गौरी के मकबरे का दर्शन करने जाए
तो पैरों तले सीढ़ियों से रौंदता हुआ फिर उसके मकबरे में जाए। तो बच्चे ऐसा कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मारा, लेकिन इतिहास में यह सही नहीं है। इतिहास में यह कहा गया कि 1206 में मोहम्मद गोरी इंडिया से लौटकर गौड़ जा रहा था। शाम का समय, सिंध प्रांत में पहुंचा। शाम का समय हो गया, नमाज पढ़ने का वक्त था। बैठकर सिंध प्रांत में वही नमाज पढ़ने लगा। गक्कर अथवा खोखर नाम के कबीले ने उस पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में गौड़ पहुंचा और गोरी 1206 में गौड़ में मर गया। ये ज्यादा ऑथेंटिक बताते हैं। तो इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने आल्हा और उदल, ये तो बच्चे आल्हा उदल यहाँ के नहीं थे, ये तो चंदेल वंश के थे। सर इंडियन किंग उन्हें हरा देते तो मारते नहीं थे ना, इसलिए छोड़ देते थे। बच्चे बड़े दयालु थे ना, सेकुलर थे। और आल्हा उदल बेटे पारमर्दी देव के थे। ये आल्हा उदल चंदेल वंश में थे, चौहान वंश में नहीं थे। आल्हा उदल उदल जो थे, आल्हा उदल यह चंदेल वंश के शासक के अंडर में थे। चंदेल वंश आप जानते हैं खजुराहो में था, वहां आल्हा उदल थे। पृथ्वीराज चौहान थे, ये चौहान वंश में नहीं थे। हाँ, जिस समय पृथ्वीराज चौहान तराइन की पहली लड़ाई लड़ रहा था, उसी समय कन्नौज के राजा जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा रखा था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करता था। जयचंद नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री की शादी पृथ्वीराज चौहान से हो, क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान मौसेरे भाई थे। इसलिए जिस समय पृथ्वीराज चौहान ये लड़ाई लड़ रहा था, उसी समय जयचंद ने कन्नौज में अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा रखा था। सोचा कि पृथ्वीराज चौहान को भनक भी न लगे और संयोगिता का स्वयंवर रचाकर इसको अपने ससुराल भिजवा दो। लेकिन गुप्त सूत्रों से पृथ्वीराज चौहान को पता चल गई और उसने भरी दरबार में सेना लेकर आया। जयचंद के किंगडम कन्नौज पर अटैक करके अपनी प्रेमिका संयोगिता का किडनैप करके शादी कर लिया। यह विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। कन्या के इच्छा पर कन्या को भगा करके, लड़का लड़की को भगा करके, उसकी इच्छा पर लड़की को भगा करके शादी राक्षस विवाह कहलाता है। तो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की शादी राक्षस विवाह है। इसीलिए जयचंद ने तराइन की दूसरी लड़ाई में गोरी का साथ दिया था, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। तो अगली लड़ाई जो है 1192 में, 1192 में बच्चों नेक्स्ट लड़ाई 1192 में नेक्स्ट लड़ाई अगर आप देखें 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन की दूसरी लड़ाई इधर ये शादी में मस्त थे, उधर मोहम्मद गोरी अटैक कर दिया। और बच्चे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। सो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और इसके बाद इसको गौड़ ले गया, फिर वहीं मार दिया था। दूसरी बात, इस लड़ाई में जयचंद ने इसका साथ दिया था। जयचंद कन्नौज का राजा था बच्चों, कन्नौज के गेहड़वाल वंश के राजा थे। गेहड़वाल वंश के किंग कन्नौज के। तो बच्चों गेहड़वाल वंश के राजा, गेहड़वाल डायनेस्टी के किंग जयचंद ने गोरी का साथ दिया था। तो अपनों ने अपनों को धोखा दिया, गैरों में कहां दम था। अपने ही अपने के अगेंस्ट हो जाते थे, यह सबसे बड़ी विडंबना थी।
लेकिन इनको भी नहीं छोड़ा। अगली बार 1194 में बैटल ऑफ चंदावर, यानी चंदावर ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश, कन्नौज के पास। मोहम्मद गोरी ने इनको भी लपेट लिया, यानी मोहम्मद गोरी डिफीटेड। बच्चों, जयचंद को भी हराकर मार दिया। तो जयचंद कन्नौज का किंग, इसको भी नहीं बख्शा, इनको भी हरा के मार दिया, कन्नौज को अपने किंगडम में शामिल कर लिया। ऐसे ही होता है, पहले साथ लेते हैं, फिर इनको भी नहीं बख्शते हैं। पता है कि जब तुम अपने का साथ नहीं दिया तो ये तो बेगाना है, इसका क्या साथ दोगे? तो पहले साथ लिया, बाद में इनको भी मार दिया। तो खुद तो डूबे सनम, दूसरों को भी डुबो दिया। बच्चों, 1206 में इस समय मोहम्मद गोरी का देहांत। मोहम्मद गोरी डाइड, कहां पर देहांत हुआ? तो इसका देहांत गौड़ में हो गया था। गोरी का देहांत गौड़ में, अफगानिस्तान में, सिंध प्रांत में, जो आपको बताए हैं, सिंध नामक प्रांत पर यही नमाज पढ़ रहा था। गक्कर नाम का कबीला, गक्कर या खुक्खर, गक्कर अथवा खुक्खर कबीला ने इस पर हमला कर दिया। गक्कर अथवा खुक्खर कबीले ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसको बुरी तरह घायल कर दिया। घायल अवस्था में गौड़ पहुंचा और यहीं इसका देहांत हो गया। तो इस तरह से गोरी का देहांत गौड़ में हुआ था। हाँ, मोहम्मद गोरी को किसने मारा बच्चे? किसी ने नहीं, गक्कर कबीले ने इस पे हमला कर दिया था। बिल्कुल यही ध्यान रखिएगा। गोरी वाला, पृथ्वीराज चौहान वाला तो कहानी है, वो मत लगा देना। हाँ, अगर पूछे कि चंदवरदाई के हिसाब से गोरी की हत्या किसने किया, तब आप पृथ्वीराज चौहान लगा सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिक अगर पूछा जाए तो गक्कर नाम के कबीले ने 1206 में सिंध प्रांत में इसके ऊपर हमला कर दिया, बुरी तरह से घायल हो गया था। पृथ्वीराज चौहान के शासन में क्या अच्छा काम हुआ था बच्चे? सारे काम के लिए अच्छे हुए थे। ये पावरफुल किंग था। अच्छा एक ही काम नहीं हुआ था कि इसके दरबार में चंदवरदाई जो थे, इतिहास न लिख करके ये अपने राजा की झूठी तारीफ करते थे। ये नहीं कि राजा की बुराइयां भी बताएं, ऐसा नहीं करते थे लोग। अगर ये बुराइयां बताएं तो इनको मार दिया जाता था। ये झूठी तारीफ में लगे रहते थे। चारण कवि इसीलिए कहलाते हैं ये। तो यहां से आपको बताएं कि मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम, गोरी के 3 गुलाम थे। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको सिपह सालार बना के गया था। सिपह सालार, सिपह सालार यानी सेनापति, दिल्ली और लाहौर में था बच्चे। तो यह सेनापति की पोस्ट पर दिल्ली और लाहौर में तैनात था। और ताजुद्दीन एल्दोज, इसको गजनी में पॉइंट करके गया था। और एक तीसरा नसीरुद्दीन कुबाचा, यह बच्चों मुल्तान में था। 3 गुलाम मोहम्मद गोरी के 3 अलग अलग स्थान पर अपॉइंट थे। 1206 में गोरी की डेथ के बाद ताजुद्दीन एल्दोज, नसीरुद्दीन कुबाचा ने दिल्ली पर अटैक कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन एल्दोज की बहन से शादी कर लिया और अपनी पुत्री की शादी नसीरुद्दीन कुबाचा से कर दिया। ये अपने अपने स्थानों पर लौट गए।
तो ये समझौता, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था। हमला किया था गक्कर ने, बिल्कुल बच्चे। सर क्यों हमला किया था गक्कर ने? तो बच्चे गक्कर कबीला था, गक्कर नाम के ट्राइब्स थे। ये सोचते थे कि ये बाहरी लोग हैं और ये लूट पाट कर लौट रहे हैं। धन छीनने के लिए गक्कर कबीलों ने गोरी पर हमला कर दिया और बुरी तरह से इसको घायल कर दिया था। तो यही सोच के हमला किए थे कि ये लोग लूट पाट के लौट रहे हैं। इसी चक्कर में ये कबीले हमला कर देते थे और कुछ पाया नहीं, बल्कि बुरी तरह से उसको घायल कर दिया। क्योंकि जब उस पर हमला किया, वह भी रिटेलिएट किया और फिर भयंकर युद्ध लड़ा गया। गक्कर कबीले थे, गुरिल्ला वॉर टाइप का लड़ते थे, लड़के छुप जाते थे, मार के छिप जाते थे। इस तरह से रात के समय में बुरी तरह से चोटिल हो गया, वापस लौट गया। तो तीनों गुलाम, मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम 3 स्थान पर अपने अपने स्थान पर चले गए और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था, यानी गुलाम वंश की नींव डाला। तो बच्चों यहां आप देखें, यहां से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट है। दिल्ली सल्तनत है, 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत है। और इसमें पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी है, यानी इसको गुलाम वंश कहा जाता है, या इसको दास वंश भी कहते हैं। 1206 से लेकर 1290 तक ये डायनेस्टी थी। दूसरी गुलाम वंश के बाद खिलजी डायनेस्टी आई थी, अर्थात खिलजी वंश। यह डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक थी। और तीसरी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी थी। सीरियल ऑर्डर याद रखें, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। चौथी डायनेस्टी सैयद वंश था। सैयद वंश बच्चों 1414 से 1451 तक थी। सबसे बाद में लोधी डायनेस्टी आई थी, यानी लोधी वंश 1451 से 1526 तक। ये 5 डायनेस्टी एक के बाद एक दिल्ली सल्तनत में आई थी। सीरियल ऑर्डर यही बच्चों, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक। गुलाब यानी गुलाम वंश, खिले मतलब खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, सूंघ मतलब सैयद वंश, लो का मतलब लोधी वंश, महक का मतलब मुगल वंश। तो मेडिवल में 6 डायनेस्टी हैं, 5 दिल्ली सल्तनत में, छठी है मुगल वंश। तो गुलाब खिले तो सूंघ लो महक। तो इस तरह से ये एक के बाद एक 6 डायनेस्टी आई थी। इन 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में और छठी डायनेस्टी मुगल वंश। इसको देखें, इसको एक नाम और देते हैं, मामलुक डायनेस्टी भी कहा गया है, मामलुक वंश भी कहा गया है। इसे मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। इसका एक नाम और है इलबारी डायनेस्टी, इलबारी वंश भी कहा गया है। तो कुल मिला के ये 3 डायनेस्टी, एक डायनेस्टी के 3 नाम है। चूंकि इसमें 3 गुलाम सुल्तान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था,
और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बाकी सब फ्री थे, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश रखा गया था। और बच्चे इस वंश में पहला किंग अगर आप देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। बारह सौ छह से 1210 तक शासन किया था। आराम शाह यह 1210 में ही था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। रजिया सुल्ताना 1236 से 1240। बीच में एक और आया था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नाम मात्र का। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में 1-2 महीने के लिए। फिर रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 तक। देन बहराम शाह 1240 से 1242 तक। देन रुकनुद्दीन, रजिया के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। बच्चों 1242 से 1246 तक। और देन इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266 तक। और देन इसके बाद गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। देन कैकुबाद 1287 से 1289 तक। देन कैकुबाद के बाद कै खुसरो 1289 में। देन लास्ट सुल्तान कयूमर्स 1289 से 1290 तक। बच्चों तो ये 12 सुल्तान आए, ये दोनों बाप बेटे थे। यहां से लेकर यहां तक एक वंश के हैं, और ये यहां से तीसरा वंश है। तो अब देखिए गुलाम वंश में भी कई वंश आए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका बेटा आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका बेटा आराम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश उसके उत्तराधिकारी नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद शाह तक। और फिर गियासुद्दीन बलबन उसके उत्तराधिकारी। 3 गुलाम थे। गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। गियासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। 3 गुलाम, बाकी सब फ्री, इसलिए इसको गुलाम वंश कहा गया है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बच्चों बताएं, ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में पहली डायनेस्टी थी। फर्स्ट डायनेस्टी गुलाम वंश कहलाती है। ओके, आदर्श यादव, गुड। कोई डाउट है पूछें जल्दी से फटाफट, और कोई सवाल है तो आप पूछें। ओके आदर्श, और बच्चे बाकी?
दानिश बी बता रहे हैं, बी। इससे याद कैसे करें? इसको याद करने का एक फार्मूला भी है बेटे, एक फार्मूला भी है इसमें। कायर बैंक, QAIR, कायर स्क्वायर, BAN, BK कायर बैंक, कायर स्क्वायर होगा ये, और बैंक में बी साइलेंट है। अब देखिए, क्यू से कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ए से आराम शाह हो गया, आई से इल्तुतमिश हो गया, आर से रुकनुद्दीन रजिया सुल्ताना हो गया, बी से बच्चों, बी से बहराम शाह हो गया, बी से बहराम शाह, और ए से ये से अलाउद्दीन हो गया, अलाउद्दीन मसूद शाह, एन से नसीरुद्दीन महमूद शाह हो गया, बी से बलबन हो गया, और क्यू पर 3 है तो कैकुबत, कैखुसरो, कैयुमर्स। ये फार्मूला है कायर स्क्वायर बैंक क्यूब। बस कायर, क्यू से कुतुबुद्दीन, ए से आराम, आई से इल्तुतमिश, आर से रुकनुद्दीन और रजिया सुल्ताना, बी से बहराम शाह, ए से अलाउद्दीन मसूद शाह, एन से नसीरुद्दीन महमूद शाह, बी से बलबन, और के क्यूब से कैकुबाद, कैखुसरो, कैयुमर्स। इससे आप याद कर सकते हैं। वो मर गया तो था मोहम्मद गोरी, और पृथ्वीराज को ले गया था, कैसे दफनाया था वह समझाया, वहां क्या हुआ? बच्चे, जब शब्द वेदी बाण चलाया, जब पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण छोड़ा, तो वह बाण किस पर लगी? गोरी पर। क्योंकि चंद बरदाई ने लास्ट में एक ऐसी कविता सुना दिया, ऐसी कविता सुना दिया। तेजस्व वाजपेयी, थैंक यू बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं आपको। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर। नोट ना बनाए, नोट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बच्चे, डोंट वरी, नोट हमने दे दिया है। 12 नेम में 4 नेम इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अगली क्लास में इनको बताएंगे। तो बच्चे यही समझा रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक माने पृथ्वीराज चौहान जो था, पृथ्वीराज चौहान, उसका दरबारी कवि चंद बरदाई कविता सुनाया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। डायरेक्ट उसी को निशाने में ले लिया, घायल कर दिया, घोरी को होश आई, पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया, खुद भी मर गया। अब उसका मकबरा ऊंचाई वाले स्थान पर रखा, और पृथ्वीराज चौहान का मकबरा सीढ़ियों वाले नीचे कर दिया, जिससे कि कोई भी आए पृथ्वीराज चौहान के मकबरे से सीढ़ियों पर रौंदता हुआ फिर उसके मकबरे पर ऊंचाई वाले स्थान पर जाए। ओके बच्चे, थैंक यू दानिश, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों। चलिए, तो इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में सर, उनके वाइफ का क्या नाम था? किन के वाइफ का बच्चे? पृथ्वीराज चौहान का तो संयोगिता उसकी वाइफ थी बच्चे, इसीलिए तो बता रहे हैं। आदर्श ध्यान रखो, पृथ्वीराज चौहान वाला इतिहास जो लिखा है वो गलत है, वो चंद बरदाई के हिसाब से ऐसा था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का चंद बरदाई के हिसाब से ऐसा था, लेकिन एक्चुअली हिस्टोरिकली डेथ कैसे हुआ? गक्कर कबीलों ने इस पे हमला कर दिया था, यही ज्यादा ठीक है। तो इसीलिए तो बता रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान वाला वो माइथोलॉजी है, काल्पनिक बात है, उस पे ना जाइएगा, माइथोलॉजी है वो, इस पे जाइएगा। किस पे? इस पर जाइएगा बच्चे, जो हम आपको बताए हैं। गक्कर नाम के कबीले ने 1206 में मोहम्मद गोरी पर सिंध नामक स्थान पर, सिंध नदी के तट पर हमला कर दिया लूटने के चक्कर में, और बुरी तरह से घायल हो गया, और घायल अवस्था में गौड़ पहुंचा, मर गया। पृथ्वीराज चौहान की घटना जो है वह चंद बरदाई ने कहा है, और चंद बरदाई अपने राजा की तारीफ में कहा है, उसको ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। आप ऑथेंटिक 1206 में गक्कर या खोखर कबीले ने सिंध में
मोहम्मद गोरी पर आक्रमण कर दिया, गोरी घायल हो गया और गौड़ पहुंचते पहुंचते मर गया। यही लगाइएगा। पृथ्वीराज चौहान की वाइफ वो विधवा हो गई बच्चे, वाइफ को पकड़ नहीं पाया, वाइफ चली गई जयचंद के पास, फिर अगले साल जयचंद भी मारा गया और फिर उसके बाद उसकी वाइफ जो थी किसी और के साथ शादी कर लिया। तो यही था बच्चे, और ये सब नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू।